माय डियर स्टूडेंट एंड लर्नर, आज हम देखने वाले हैं द सेवेंथ लेक्चर ऑफ क्रोमेटोग्राफी। बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेवेंथ लेक्चर ऑफ क्रोमेटोग्राफी, आप पहले ये प्रेस कर दीजिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ये घंटी बजा दीजिए। तो जब भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल की भी घंटी बज जाएगी और वीडियो तुरंत ही आपके तक मौजूद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। तो फिर अभी the first today's session is more focused on a thin layer chromatography. So among thin layer chromatography, I can again say अभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि chromatography is divided into two parts. One is planar chromatography and another one is column chromatography. अभी हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, तो प्लानर क्रोमेटोग्राफी जितनी भी होगी उसमें हमें आरएफ वैल्यू मिलेगा और हमारे पास जितनी कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें हमें आरटी, दैट इज रिटेंशन टाइम मिलेगा। तो हम देखते हैं कौन सी प्लानर क्रोमेटोग्राफी होती है और कौन सी कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। देख लो, दिस इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, देन वी हैव थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये सभी है हमारे पास एडिसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC। ये HPLC एंड गैस क्रोमेटोग्राफी भी हम डिटेल में देखने वाले हैं, पर आज हमारा जो प्रोग्राम है वो मोर फोकस्ड ऑन अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें हमें कौन सी वैल्यू भी मिलेगी, आरएफ वैल्यू भी हमको मिल पाएगी। चलते हैं तो फिर अभी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इट इज अ प्लानर क्रोमेटोग्राफी। देखो, प्लानर क्रोमेटोग्राफी में एक प्लेट हुआ करती है। यहाँ पे हम देख ले कि ये जो चीज थी ना, ये जो चीज, इसमें हमारे पास ऐसी एक प्लेट होती है, इसलिए उसको प्लानर बोलते हैं। ऐसा और कागज होता है, दैट इज ऑल्सो पेपर, द पेपर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्लान। इन केस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास ऐसी एक कॉलम जुड़ी हुई होगी, इस कॉलम को हम फिट कर देंगे स्टेशनरी फेस से ब्यूरेट की तरह। चलते तो मैं आप बता दूं अभी कि ये प्लानर क्रोमेटोग्राफी है, उसका सेवरल एक साथ हम एक से ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, ये उसका एडवांटेज है। सपोज कि ये मेरे पास एक प्लेट है, तो प्लेट पे मैं यहाँ पे एक सैंपल, दो सैंपल, तीन सैंपल, एक साथ तीन सैंपल का एनालिसिस कर पाता हूँ। उसका हायर वर्जन HPTLC है, उसको बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये P स्टैंड फॉर यहाँ पे परफॉर्मेंस है। ये प्रेशर नहीं हुआ करता, कई बार HPLC में उसको दोनों बोलते हैं, प्रेशर भी बोलते हैं और परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, बट यहाँ पे वो ओनली परफॉर्मेंस है, इट इज नॉट अ प्रेशर। ये ऑटोमेटिक एप्लीकेटर्स हुआ करता है इसमें। we have nano TLC and densitometer. Densitometer is a one type of detector used in HPTLC. Highly sensitive technique. It's a TLC से HPTLC बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टेक्निक हुआ करती है, which can be hyphenated with mass spectrometer. आप आगे पढ़ोगे और आप जानते होंगे, तो उसमें HPTLC विथ MS भी हुआ करता था। तो ये मैंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको HPTLC के बारे में दे दी, बट हमारा गोल आज HPTLC पढ़ना नहीं है, हमारा गोल सिर्फ TLC पढ़ना ही है। तो देखते हैं क्या हुआ करता है। सो हियर आई हैव शोन यू, यहाँ पे दो फ्लो चार्ट बताए हुए हैं, एक TLC और एक HPTLC का। सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना है क्रोमेटोग्राफिक प्लेट। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि क्रोमेटोग्राफिक प्लेट कैसे दिखती होगी। यहाँ पे मैंने दोनों बताए हैं, सैंपल को कैसे बनाए और स्टैंडर्ड को बेस से बनाए। दोनों की प्रोसीजर सिमिलर ही होती है, पर दो तरीके से हमें बनाना होता है। तो ये क्रोमेटोग्राफिक प्लेट देखो बच्चे ऐसे होती है, कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये प्लेट इस तरह की रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करती है। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्लेट हमें उसमें प्री वॉशिंग करना होगा। ये प्री वॉशिंग हम किससे करेंगे? प्री वॉशिंग हम जनरली मोबाइल फेस से करते हैं। तो जो कुछ छोटी मोटी इम्प्योरिटीज होती है, इट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड। उसके बाद हम करेंगे लेयर प्री कंडीशनिंग। लेयर प्री कंडीशनिंग इसलिए कि
ये पूरा का पूरा लेयर जो ये है, ये पूरा का पूरा लेयर सैचुरेट हो जाए। किससे सैचुरेट हो जाए? तो मैं आपको बता दूं कि वो मोबाइल फेस से सैचुरेट हो गए। कंडीशनिंग के बाद हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ द सैंपल, वो मैं लास्ट स्लाइड्स में देखा था कि इसमें एप्लीकेटर चाहिए। एप्लीकेटर एक प्रकार के, एक तरीके के वो इंजेक्शन जैसे ही होते हैं। तो ये एप्लीकेटर में से कैसे सैंपल डालेंगे? हम इस तरह दो सैंपल डाल देंगे, जिस दोनों का एनालिसिस करना हो उसको यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे भी इस तरह सैंपल रख दिया करते हैं। सैंपल रखने के बाद हम क्या करेंगे? क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट। क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट इस तरह से, ये क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर हुआ करता है। ये हमारा क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर है, इसमें ये हमारी प्लेट है। अप टू हियर देखो, यहाँ तक ये जो दिखता है ना, वहां तक वो लोगों ने मोबाइल फेस से फिल किया हुआ है, उसको इल्यूएंट भी बुला करते हैं। और ये पूरा का पूरा चैम्बर को क्लोज कर देते हैं, किससे? लिड से। तो क्या हो जाए कि इल्यूएंट वेपर जो मोबाइल फेस की वेपर है उससे पूरा ये सैचुरेट होना चाहिए, तो हमें यूनिफॉर्म रिजल्ट मिला करते हैं। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ द स्पॉट। स्पॉट कैसे डिटेक्ट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेक्निक भी। और लास्ट इज अ स्कैनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ क्रोमेटोप्लेट। तो यहां तक जो होगा वो हम बता दें कि ये क्वालिटेटिव टेस्ट होगी। अगर आपको क्वांटिटेटिव टेस्ट में जाना होगा तो आपको इस तरह का डेंसिटोमीटर चाहिए, उसके बिना वो हो नहीं पाता। तो ये हमारा डेंसिटोमीटर हो गया, सॉफ्टवेयर से हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये पूरी टीएलसी और एचपीटीएलसी में प्रोसीजर है। यहाँ तक जो हुआ करता है वो टीएलसी में हुआ करता है, और ये पूरा का पूरा हमारे पास एचपीटीएलसी में, ये स्पेशल पार्ट ऑफ एचपीटीएलसी हुआ करता है। ठीक, चलते हैं तो फिर आगे क्या हुआ करता है। नाउ दिस प्रिंसिपल ऑफ टीएलसी। तो प्रिंसिपल क्या हुआ, क्या होता है? पहले तो हमें देखो, एक स्टेशनरी फेस को किसके पर चिपकाना है, तो मैं वी रिक्वायर द सपोर्ट मटेरियल। देखो एक इस तरह का सपोर्ट मटेरियल होता है, उसको याद रखने के लिए मैंने ये बताया हुआ है अ जीपीएस। हम सब जानते हैं कि जीपीएस क्या होता है। यहाँ मैंने बताया है कि ए स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम, एस स्टैंड फॉर स्टेनलेस स्टील, जी स्टैंड फॉर ग्लास, पी स्टैंड फॉर प्लास्टिक। आमतौर पे देखें तो ये सभी का जस्ट रोल सपोर्टिंग में है, उसका कोई सेपरेशन में रोल नहीं हुआ करता है। तो सपोर्ट मटेरियल के बाद सेपरेशंस के लिए हमें क्या चाहिए? ऐसा एक स्टेशनरी फेस चाहिए। इस तरह का हमें लेयर बनाना होगा, किसका? स्टेशनरी फेस का। तो बच्चों इसमें आप देख लो, जो आप लेयर बनाने वाले हो उसका नाम ही है थिन लेयर। तो ये कितना थिन होना चाहिए? थिन लेयर कितना थिन होना चाहिए? तो दैट इज 100 to 200 माइक्रोमीटर की साइज होनी चाहिए। जहां भी वैल्यूज आती है टीएलसी में, ये 1 और 2 के बीच में ही आती है। 100 to 1 और 2 के बीच में मीन्स इट्स रिलेटेड टू 1, आइदर 10, 100, 1000, 2, 20, 2000 लाइक। तो ये स्टेशनरी फेस पे लेयर हुआ जाता है। उसके बाद उसके सिलिका जेल डिपोजिटेड ऑन द रेक्टेंगुलर प्लेट। ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ना, वो सिलिका मैंने स्प्रेड की हुई बताई हुई है। वो रेक्टेंगुलर प्लेट्स में डिपॉजिट करते हैं और 100 to 200 माइक्रोमीटर की उसकी थिन लेयर होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन ये है कि ये सिलिका जेल है। सिलिका एक प्रकार का सैंड ही हुआ करता है। तो ऐसे हम देखें तो सैंड तो ग्लास पे चिपकता नहीं है, तो उसको चिपकाने के लिए कुछ हमारे पास तरीका होना चाहिए। तो टू मेंटेन द स्टेशनरी फेस ऑन द सपोर्ट, स्टेशनरी फेस मींस सिलिका, और सपोर्ट हमें कुछ उसका सपोर्ट करवाना है, तो वो कोहेशन फोर्स चाहिए। और उसके लिए हमें बता दूं कि इनर्ट बाइंडर जिप्सम इज प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल। देखो ये सपोर्ट मटेरियल, ये जो ब्लैक कलर का दिखता है वो, और व्हाइट कलर का जो सिलिका है, इस दोनों को कौन चिपकाता है? जिप्सम। और हम ऐसा भी बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक लिंकर भी काम करता है इसमें। ठीक है,
सो इज मिक्स्ड इनटू द स्टेशनरी फेज। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि सिलिका जेल के साथ जिप्सम को मिक्स करके उसको वो सपोर्टिंग मटेरियल पर डाल देते हैं। स्टैंडर्ड एंड टेस्ट रन पैरेलल। ओके, इसमें और स्टैंडर्ड और टेस्ट को पैरेलल रन किया करते हैं। तो प्रिंसिपल ये है कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमारे पास ये स्टैंडर्ड है और ये टेस्ट है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि भाई यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूंट है, तो ये जब यहाँ से चलेंगे ना, तो सपोज यहाँ पे ए और बी होगा, ए प्लस बी। तो ए की स्टेशनरी फेस के साथ जो इंटरेक्शन होगी वो बी की स्टेशनरी फेस के साथ जो इंटरेक्शन होगी उससे डिफरेंट होगी। तो उसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप मोबाइल फेस डाल दोगे तो मोबाइल फेस इसके साथ चलेगा, तो जिसकी सपोज बी की मोबाइल फेस के साथ इंटरेक्शन अच्छी है तो मोबाइल फेस यहाँ पे स्पॉट दिखाएगा, सॉरी ए यहाँ पे स्पॉट दिखाएगा और बी वहां पे स्पॉट दिखाएगा। तो ये सेपरेट हुए। ये क्यों सेपरेट हुए? क्योंकि ए और बी दोनों की स्टेशनरी फेस के साथ इंटरेक्शन डिफरेंट हुआ करते हैं। देखो ये इट्स इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारा एक ही प्रिंसिपल है। माइग्रेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट टू द स्टेशनरी फेस इज डिफरेंट। वो स्टेशनरी फेस के साथ कैसा हुआ करता है भाई? डिफरेंट हुआ करता है। चलो तो फिर आगे मैथडोलॉजी देखते हैं। वी हैव 3D। 3D मीन्स डिपोजिशन ऑफ सैंपल, पहला हमारा रोल ये होगा। सेकेंड वन इज डेवलपिंग एंड थर्ड वन इज डिटेक्टिंग। पहले सैंपल डालो, फिर उसको चढ़ाओ और फिर डिटेक्ट करो। तो ये हुआ हमारा डिपोजिशन ऑफ सैंपल, डेवलपिंग द प्लेट एंड एडिटिंग द सैंपल प्लॉट स्पॉट। चलो देखते हैं वन बाय वन। सो डिपोजिशन ऑफ सैंपल कैसे डिपोजिट करते हैं? तो पहले आपके पास जो कुछ भी सैंपल होगा उस सैंपल को हमें ऐसे वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना होगा। वॉलेटाइल इसीलिए कि वो इंटरफेयर ना करे। इज डिपोजिटेड क्लोज टू द बॉटम ऑफ द प्लेट। ओके, मैं आपको बता दूं कि और दूसरा ये जो सैंपल बना उसमें आपने सैंपल में स्टेशनरी आपने सैंपल भी डाला और उसमें सॉल्वेंट भी डाला और जो सैंपल बना उसमें से भी रिक्वायर्ड 250 माइक्रोमीटर का जितना वॉल्यूम लेंगे उसको बॉटम ऑफ द प्लेट। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो है ना, ये यहाँ पे हमें डालना है। कितना वॉल्यूम डालना है? 250 माइक्रोमीटर। सेकेंड, स्पॉट की साइज कितनी करनी है? तो मैं वो भी बता दूं आपकी, इसमें स्पॉट की साइज 1 to 2 डायामीटर करनी है। 1 to 2 mm के डायामीटर। मैंने बताया था कि आमतौर पर देखें तो 1 और 2 के आसपास ही कुछ उसके मल्टीपल में ही कुछ वैल्यूज हुआ करती है। तो ये डायामीटर हुआ। वो स्पॉट आप आइदर मैन्युअली डाल सकते हो और ऑटोमेटिकली। तो मैन्युअली कैसे डालें? तो उसमें फ्लैट एंडेड कैपिलरी चाहिए आपको। जो इंजेक्शंस में आती है ऐसी कैपिलरी नहीं, बट आपको फ्लैट एंडेड कैपिलरी चाहिए, इस तरह का हो तो आप उसको इंजेक्ट कर पाते हो। एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक मेथड्स। अभी हमारे पास जो ऑटोमेटिक मेथड्स होती है, जो HPTLC में ज्यादातर यूज होती है, उसके क्या एडवांटेज होते हैं? एक हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो सकती है, फिर से हम डालेंगे तो इतना ही सैंपल आएगा, मैन्युअली ऐसा नहीं हो सकता। इनडिस्पर्सिबल ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हमने ऐसा स्पॉट डाल दिया तो ऐसा अच्छा होगा। मैन्युअली हम डालेंगे ना तो ये ऐसा स्प्रेड होके चल जाएगा। तो वी डोंट रिक्वायर, इसमें फिर जोन ब्रॉडनिंग होगा, हमें ऐसा करना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना है। वी रिक्वायर्ड अ वेरी स्पेसिफिक स्पॉट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो भाई सही है कि आप अगर ऑटोमेटिक मेथड से करोगे ना तो ही क्वांटिटेटिव कर पाओगे। प्लेट डेवलपमेंट, प्लेट को कैसे डेवलप करते हैं वो भी हमने देखा है कि ग्लास डेवलपिंग चैम्बर हुआ करती है दैट कंटेनिंग द मोबाइल फेस, चैम्बर इज देन कवर्ड। देखो ये सब है, पहले ये एक प्लेट एक चैम्बर हुआ करता है, इस चैम्बर में हमें मोबाइल फेस डालना होता है। मोबाइल फेस डाल के उसमें हमें प्लेट रखना है और प्लेट रख के उसकी लीड को कवर कर देना है।
तो लिड को कवर करने के बाद क्या होगा कि सैंपल द पोजीशन एट विच सैंपल हैज बीन डिपॉजिटेड मस्ट बी ओके। ये स्पॉट सपोज कि हमारे यहाँ तक सपोज कि मोबाइल फेज आया करता है, तो स्पॉट हमें यहाँ पे ही रखना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा उसके मुताबिक ही बता दूं आपको तो अच्छा रहेगा। सुन लो आप कि यहाँ पे मेरा मोबाइल फेज यहाँ तक आता है, मेरा मोबाइल फेज यहाँ तक आता है, तो मुझको स्पॉट उससे ऊपर ही रखना है, अबो दैट। क्योंकि अगर मैं बिलो स्पॉट रखूंगा तो होगा क्या कि वो सैंपल इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, इसलिए हमें ऊपर ही रखना है। अभी बात आती है स्टेशनरी फेज की। हमारे पास 3 तरीके के और 4 तरीके के स्टेशनरी फेज हुआ करता है। सिलिका जेल, देखो ऐसा एक पीरियोडिक टेबल हुआ करता है, वो हम सभी जानते हैं। तो उसमें यहाँ पे जो आते हैं उसको नॉन मेटल बोलते हैं, और जो यहाँ पे आया करते हैं उसको मेटल बुला करते हैं। तो आपको मैं बता दूं और आपको लिख देना चाहिए कि मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, सॉरी बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड बेसिक हुआ करते हैं, सॉरी एसिडिक हुआ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिलिका एक तरीके का वो नॉन मेटल है, तो उसका ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक। तो ये एसिडिक होगा, वो एसिडिक कंपाउंड के एनालिसिस में ही यूज होगा। एल्यूमिना एक हमारी मेटल है, वो बेसिक कंपाउंड हुआ करती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, क्योंकि एनालिसिस ऑफ बेसिक कंपाउंड्स कैन बी परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिना। पॉलीअमाइड्स में हमारे पास लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं, उसमें फ्री अमाइड ग्रुप हमें देखना चाहिए कि भाई अमाइड ग्रुप कैसा हुआ करता है, तो CONH2। और कार्बोक्सिल ग्रुप कैसा हुआ करता है, दैट इज COOH। उसके मुताबिक हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, स्टार्च और CMC हुआ करते हैं। स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट, CMC इज आल्सो लुक लाइक कार्बोहाइड्रेट, एंड कैल्शियम सल्फेट हम यूज करते हैं। चलते हैं तो आगे TLC प्लेट कैसी होती है। सो RF वैल्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसको हम देख ले कि यहाँ पे मैंने डेवलपिंग चैम्बर है वो हमने देखा हुआ है। उसके बाद ये हमारा इनिशियल स्पॉट है, क्या है हमारा इनिशियल स्पॉट। इनिशियल स्पॉट के बाद जब हमने डेवलप किया तो हमें उसमें से 2 स्पॉट मिले, एक ये और एक ये। तो हमें क्या मेजर किया, उसके सेंटर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस आता है, ये जो डिस्टेंस है, एक मिनट, इसमें उसने बताया नहीं है, ये एरो नहीं किया, पर ये इतना है 0.31, और जो सेकेंड का डिस्टेंस है वो x1 है। और ये x0 क्या चीज होती है, जब हम ऐसा डेवलप करते हैं तो मोबाइल फेस सबसे आगे चलता है, तो ये जो लेयर है वो मोबाइल फेस का है। तो आपको मैं बता दूं कि RF वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्यूट, उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और उसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट। तो ये दोनों का जो रेशियो आता है उसको बोलते हैं RF वैल्यू, एंड इट इज नेवर ग्रेटर देन 1। ये कभी ग्रेटर देन 1 हुआ ही नहीं करती। अगर RF वैल्यू हाई है और RF वैल्यू लो है, जिसकी RF वैल्यू ज्यादा होगी उसका मोबाइल फेस से अफेक्शन ज्यादा होगा, इट लव टू मोबाइल फेस। और जिसका RF वैल्यू कम होगा उसका स्टेशनरी फेस के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होगी और लव टू द स्टेशनरी फेस। ठीक है, तो इस तरह से हम RF वैल्यू निकाल पाते हैं। सो डेवलपिंग द प्लेट्स, द मोबाइल फेस इज राइज ऑफ द स्टेशनरी फेस। देखो यहाँ पे हमने मोबाइल फेस में डाल दी प्लेट, तो वो राइज अप होगी, कौन से एक्शन से राइज अप होगी, वाया कैपिलरी एक्शंस। देखो वो कैपिलरी, हम पानी की ग्लास होते हैं उसमें कई बार ट्यूब्स डालते हैं ना, तो पानी ऐसे ही ऊपर आ जाता है, तो वो कैपिलरी एक्शंस है। मूविंग द कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल एट वेरियस रेट्स। देखो यहाँ पे जो सैंपल्स होंगे ना उसका रेट डिफरेंट डिफरेंट होगा, वो फिक्स रेट से सभी एक ही रेट से नहीं चलेंगे। ड्यू टू देयर डिफरेंट डिग्री ऑफ इंटरेक्शन विद द मैट्रिक्स, सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्वेंट। ओके, ये क्यों ऐसे होते हैं कि उसका सपोज मैंने बताया कि A+B है,
तो ए का स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन और ए का मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन जो होगा वो बी का स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन और बी का मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन डिफरेंट होगा, तो ही वो सेपरेट हो पाते हैं, वरना नहीं। अगर वो राइज अप होना स्टार्ट हो गया तो कितने तक उसको राइज करना है, यहाँ से वो राइज होना स्टार्ट हो गया, तो हमें 2/3 जितना राइज करना है। कितना? 2/3 जितना। सपोज कि पूरे की पूरी प्लेट हमारी 100 सेंटीमीटर की है, तो हमें 66 सेंटीमीटर के करीबन कुछ डेवलप करना है। सो द प्लेट इज विड्रॉ फ्रॉम द चैम्बर, उसके बाद प्लेट को चैम्बर में से निकाल देंगे। द पोजीशन अटेंड बाय द मोबाइल फेज इमीडिएटली नोटेड, क्योंकि हमने बताया था कि जो मोबाइल फेज होगा वो वॉलेटाइल होगा, तो यहाँ तक सपोज कि वो राइज हो गया तो यहाँ से हमें नोट कर देना चाहिए कि भाई यहाँ तक मोबाइल फेज राइज हो गया है, क्योंकि हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो ही हम आरएफ वैल्यू निकाल पाएंगे। इट इज इवोपरेटेड, और वो बाद में इवोपरेट हो जाता है। आरपीटीएलसी वो भी एक रिवर्स फेज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हुआ करती है। वो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी क्या है मैं वो दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ एक वीडियोस में, बट उसमें आप सोच लीजिए कि मोबाइल फेज जो होता है रिवर्स फेज में वो पोलार होता है। बस इतना ही अभी याद रखें, वाटर पोलार है, उसके साथ जुड़ जाए। चलते तो आइडेंटिफाइंग स्पॉट, स्पॉट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो पहला हमारे पास एक यूवी चैम्बर हुआ करते हैं। देन टू लोकेट द कलरलेस कंपाउंड, हमारे पास कोई कंपाउंड ऐसे हो गए वो कलर देते ही नहीं, then we have universal method. Then development is affected by immersion of the plate. मैं आपको बता दूं ये टू वेवलेंथ्स की वैल्यूज आपको याद रखनी है। हम कैसे याद रखेंगे? हम ऐसे याद रखेंगे कि 1 साल में पर ईयर 365 डेज हुआ करते हैं, तो ऐसे हमको थोड़ा बहुत याद रह जाएगा। और उसमें से हमें पढ़ना होता है 254 नैनोमीटर, 254 डेज ओनली, बाकी के सब वैकेशन ही हुआ करते हैं, तो ऐसे थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो भी रह जाएगा। टेक्निकली उसको याद रखना हो तो जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड आता है तो उसकी वेवलेंथ नियर टू 254 आ जाती है। टू लोकेट द कलरलेस कंपाउंड, अगर हम डालेंगे तो हमें कलर नहीं दिखेगा, तो कलर नहीं दिखेगा तो हमें क्या करना होगा कि जो प्लेट आएगी उसमें जिंक डाल देंगे। आपको अगर पता हो तो अल्फा वेव का एक एक्सपेरिमेंट किया था रुथरफोर्ड ने, उसमें फ्लोरोसेंट कंपाउंड के लिए उन्होंने जिंक सल्फाइड लिया था। उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें जिंक डाल के उसमें उसको फिर कैबिनेट यूवी कैबिनेट में लेना है और आपको डार्क स्पॉट मिलेगा। तो अभी क्या होता है, देखो ये एक प्लेट है, इस प्लेट में हमने जिंक डाल दिया एज अ फ्लोरोसेंट कंपाउंड, फिर हमने यहाँ पे स्पॉट डाला, इस स्पॉट को डेवलप किया, इस स्पॉट यहाँ तक पहुंच गया। फिर ये प्लेट को हमारे पास एक ऐसा चैम्बर हुआ करता है, इस चैम्बर में से हमें देखना हुआ था, तो प्लेट में से देखा तो ये पूरा का पूरा फ्लोरोसेंट होता है, ये पार्ट फ्लोरोसेंट नहीं होता। तो अभी क्या हुआ कि भाई ये प्लाट फ्लोरोसेंट नहीं होता, उसका मतलब कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड देखो कैसा होता है, ग्रीन कलर का, और ये जो डार्क दिखता है ना वो हमारा सैंपल है, क्योंकि वहां पे जो जिंक है वो हाइड हो गई है, किससे? हमारे सैंपल से। एक यूनिवर्सल मेथड भी हुआ करती है कि जो भी कुछ भी आपके पास सैंपल आया उसको आप शेयर कर दीजिए, स्प्रे कर दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड से, पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड के बाद चैड कर दीजिए ब्लॉट्स बिहाइंड, इट लीव्स अ चैड। वो क्या होता है कि भाई उसको हीट कर दे, हीट करने से क्या हो जाता है, इसमें जो भी कुछ डार्क कलर प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये तो है सिलिका, सिलिका जो पार्ट है वो इनऑर्गेनिक है, उसमें से चेयरिंग नहीं होगा, पर जो हमारा सैंपल है वो तो क्या है भाई ऑर्गेनिक, उसमें चेयर करोगे तो ब्लैक कलर का मिल जाएगा। नॉट एडेप्टेड फॉर क्वांटिटेटिव मेथड, ऐसे ये जो मेथड है वो क्वांटिटेटिव के लिए यूज नहीं होती, क्योंकि चेयर कर दोगे सब राख हो जाएगा, इसलिए। दूसरा एक मेथड हुआ करता है डेवलपमेंट इज इफेक्टेड बाय इमर्शन ऑफ द प्लेट। तो जनरली इसमें अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड और वेनिला यूज कर सकते हो, वेनिला आइसक्रीम नहीं है ये, निनहाइड्रीन ये स्पेसिफिक है, निनहाइड्रीन हमारे लिए वो अमीनो एसिड्स के लिए ही यूज होता है, और अभी मैं जो बताने वाला हूँ आयोडीन वेपर ये हमारा यूनिवर्सल है। कुछ भी पता नहीं चलता तो एक ऐसा चैम्बर बना दो, चैम्बर में प्लेट डाल दो, प्लेट डालने के बाद उसको फिट कर दो और यहाँ वेपर
आयोडीन डाल दो, थोड़ा बहुत हीट करो तो उसका वेपर हो जाएगा, जहाँ पे स्पॉट होगा वहाँ पे कलर दे देगा। एंड फाइनल इस क्वांटिटेटिव मेथड के लिए हमारे पास डेंसिटोमीटर है, और ये सबसे अच्छा है क्वांटिटेटिव करना हो तो। ये थी आइडेंटिफाइंग द स्पॉट। थोड़े बहुत कॉमनली डेरिवेटाइजिंग एजेंट्स है। तो क्या होता है कि भाई कई बार कलर नहीं मिलता, अगर कलर नहीं मिलता तो हमें डेरिवेटाइजिंग एजेंट चाहिए। तो इस तरह से मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे बताने का प्रयत्न किया हुआ है, कोशिश की हुई है। जनरली आयोडीन होता है, मैंने बताया कि जनरल रिएजेंट हमारा का क्या है, आयोडीन। मैं थोड़ा बहुत ऐसा याद रखता था कि यूनिवर्सल जैसा है, यू एंड आई इस दोनों आर वोवेल्स। एसिड के लिए जो इंडिकेटर होते हैं, ऐसा एक ब्रोमोक्रेसॉल ग्रीन हुआ करता है, क्योंकि इंडिकेटर एसिड के साथ कलर दे देता है। अल्डिहाइड और कीटोन के लिए फिनाइल 2,4 डाइनाइट्रोफिनल हाइड्रोजीन हुआ करता है। तो ये कुछ आपको चाहिए तो मैं बता दूं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। देखो ये NH2, अच्छा 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 अच्छा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा बहुत, ये है ना, देखो ये फिनाइल, ये 2,4 इस तरह का एक कंपाउंड होता है, और ये जनरली कीटोन और एल्डिहाइड के यूज होता है। आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की रिएक्शन, अमाइंस और अमीनो एसिड्स, ये दोनों तो अभी फिक्स ही हो गया कि ये एन ये निनहाइड्रिन का ही है, ये एन ये निनहाइड्रिन का ही है। बार्बिचुरेट्स डायफिनाइल कार्बाजोन में यूज होता है, वो थोड़ा बहुत ठीक है, उसको ये स्पेसिफिक हो गया, बाकी के सब हमें याद रहना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट वो एनिलिन थैलेट हुआ करते हैं। थैलिक एसिड ऐसा होता है, और यहाँ पे एनिलिन लगा दीजिए तो हो जाएगा एनिलिन थैलेट। लिपिड के लिए हमें ब्रोमोथाइमोल ब्लू, देखो लिपिड भी एक तरह का एसिड ही है, यहाँ ब्रोमोक्रेसोल था, ये थाइमोल है। स्टीरॉयड के लिए एंटीमनी ट्राइक्लोराइड वाली लिबरमिन ब्रुचार्ड रिएक्शंस वगैरह, देखो ये सभी एक प्रकार की हमारे ऑर्गेनिक में जो टेस्ट करते हैं ना, वो जो कलर कंपाउंड देते हैं उस तरह की ही रिएक्शंस हुआ करती है। ये कलर देती है, जब हमारे कंपाउंड में कलर नहीं होता और हमको पता चलता है कि ये एक एमिनो एसिड्स है, तो हमें क्या स्प्रे करना होता है, निनहाइड्रिन। अगर निनहाइड्रिन किया और कलर डेवलप हुआ तो हम बता सकते हैं हाँ भाई ये कंटेनिंग, ये शायद एमिनो एसिड हो सकता है और उसमें अमाइन वाला फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो इस तरह का पूरा हमने टीएलसी देख लिया। हम ट्राई करेंगे कि उसके बाद HPLC और HPTLC भी बनाएंगे। टू कंटिन्यू गाइड द वीडियोस, प्लीज उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, तो फार्मेसी के जो दूसरे बच्चे हैं उसको भी ये पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।